हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स जो 2024 में होने वाली है। और इसमें ये हमारा 10th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर की है, जिसमें हम लोगों ने 56 टू 59 बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं, 60 टू 62 बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं और 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये 10वीं लेक्चर है। इसमें हम लोग 64th बीपीएससी की पार्ट 1 करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 करके 64th के बाद 65th बीपीएससी का करेंगे। जो लोग नए आए हैं उनके लिए एक सजेशन है कि आप पहले 1 to 9 लेक्चर देखें, फिर 10वीं लेक्चर देखें, तो आप ज़्यादा ठीक से समझ पाओगे। क्योंकि सम टाइम इट हैपेंस कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हमने पहले एक्सप्लेन कर दिए, तो यहाँ पे आपको जल्दी से हम इसमें बता करके निकल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाएं। विदाउट मेकिंग नोट्स कोई बेनिफिट नहीं होगा। पीडीएफ तो आप जमा करते करते बहुत सारे जमा कर सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट द कि जो आपकी कॉपी में लिखी होती है वही आपके काम देंगे, आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है ना। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि PYQ_pedia यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको हर दिन जो है सो PCS के क्वेश्चन मिलते हैं जो आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसको आपको हेल्प करेगा कभी भी। ठीक है, उसमें हर सब्जेक्ट का होगा PCS के क्वेश्चन, जो पिछले किसी भी PCS एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेट के जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम रिवीजन के लिए वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी? तो डेफिनेटली 2018 में गई थी, तो वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो विजिट किए हैं उनकी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम 2024 की बात करें तो अबू धाबी में गए थे, UAE में, है ना। और वहाँ पे इनॉग्रेशन किया था BAPS हिंदू मंदिर का। ठीक है ना। और बाकी इंडिया और UAE के बीच में बहुत सारी आपको एग्रीमेंट्स भी हुई थी। फिर उसके बाद वो कतर गए थे, तो कतर हम करेंगे। इंडिया और कतर के बीच में बहुत सारी एग्रीमेंट हुई थी। फिर वो भूटान, ठीक है ना, भूटान 22 से 23 मार्च में आपको भूटान गए थे। देन वहाँ के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ना, वो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, है ना, वो उनको प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे मिला था। देन फिर वो G7 समिट में गए थे। 15th जो 50वीं G7 समिट हुई थी, उसमें 13-14 जून को प्राइम मिनिस्टर इटली गए थे। इटली के अपुलिया में गए थे। ठीक है ना। तो इंडिया इटली रिलेशनशिप में तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उस विजिट का वो हम देखेंगे। फिर रशिया भी गए थे, देन वो यूक्रेन भी गए थे, है ना। सो दीज आर द ऑफिशियल विजिट। और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें इसमें की गई है वो हम याद रखेंगे। जैसे एक आप याद जो रख सकते हो हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, यहाँ पे एक ये याद रख सकते हैं, G7 समिट में गए थे इटली अपुलिया, तो ये याद रखेंगे। और भूटान गए थे तो वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग की जो इनको मिली है, तो वो हम याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो हम याद रखेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट है। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा मंत्री कहाँ पे गई थी, तो वो हम नहीं करके, वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने क्या किया कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ विजिट किए हैं अभी इस साल में 2024 में, वो हमने कर ली। ठीक है, आप नोट बना लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सूकी से मानद नागरिकता ले ली थी, है ना, सिटीजनशिप ले लिया था? कौन सी कंट्री है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और कनाडा। सो देखिए, आंग सान सूकी, है ना, आंग सान सूकी जो है वो आपको म्यांमार की बर्मीज पॉलिटिशियन है ना, बर्मीज पॉलिटिशियन है और ऑथर भी हुआ करते थे। इनको आंग सान सूकी को आपको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है ना। और ये जो है सो फॉरेन अफेयर्स भी रहे हैं। ठीक है ना, अभी 2016 से 2021 तक ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। तो कनाडा जो है सो इनकी नागरिकता, सिटीजनशिप जो है सो वापस ली थी। तो उस समय का न्यूज़ था। बट आंग सान सूकी के बारे में आप जान सकते हैं ये कहाँ से है, एंड इनको 1991 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? सो नाफ्टा जो है
वो क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड। आपने साउथ साफ्ता भी पढ़ा होगा, है ना? सो ये होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये आपको मेनली किसके किसके बीच में है? यूनाइटेड स्टेट, देन नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट है ना? और जैसे कि इन कंट्रियों के बीच में जो कुछ भी ये होंगी, क्या कहते हैं, सेल होंगी, तो वहाँ पे टैरिफ को कट करना, ठीक है ना? तो ये जो है सो टैरिफ को कट करने के लिए ये सब लोग ट्रेड के लिए इन्होंने बनाया है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है। इट्स नॉट अ ग्रेट ब्रिटेन, इसमें नहीं आएगा। नॉर्थ अमेरिका में वैसे भी ग्रेट ब्रिटेन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पे हस्ताक्षर किया था? तो मोबिलाइज योर सिटी जो है ये आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जब CO कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी, है ना, 2015 में। तो उस समय इंडिया और फ्रांस ने, और जर्मनी भी था इसमें। सो इंडिया, फ्रांस एंड जर्मनी भी था। बाद में आपको फ्रांस और जर्मनी भी ने सपोर्ट किया था, ठीक है ना। तो उस समय जो बात हुई थी कि इंडिया की 3 सिटी को हम डेवलप करेंगे, 1 नागपुर, 1 कोची और 1 अहमदाबाद, ठीक है ना। ये भी पुराना न्यूज़ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं कि मोबिलाइज योर सिटी जो है वो प्रोजेक्ट किस किस कंट्री का है और कौन कौन सपोर्ट किया था। सो MOU जो साइन हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। इस मोबिलाइज योर सिटी को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस एंड जर्मनी दोनों, ठीक है ना। कि इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो होगा इंडिया में उसको बेटर कैसे किया जा सकता है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन प्लान कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर कुछ था। एक लाइन याद रखें इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? यह अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय था, बट हम ये याद रख सकते हैं कि पाणिनी भाषा प्रयोगशाला जो थे, पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी जो थे, वो आपको कहाँ पे था, ठीक है ना। तो ये है मॉरिशस में। कहाँ पे है? मॉरिशस में। एंड इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? वो है पोर्ट लुइस। इतना याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये जो लैब है इंडियन गवर्नमेंट ने उनको गिफ्ट किया है मॉरिशस को। वहाँ पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे? मॉरिशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर में ये लैब ओपन किया गया था, जहाँ पे आपको वो हेल्प करेगा कि इंडियन लैंग्वेज मॉरिशस में पढ़ाने में। तो याद क्या क्या रखेंगे? ये कहाँ पे है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन है मॉरिशस में, वहाँ पे ये लैबोरेटरी खोली गई है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? कैपिटल सिटी, दैट्स अ पोर्ट लुइस। इतना याद रखेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। अगला है कि अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया है? विच नेशन इनेक्टेड ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन इन अगस्त 2018 में किसने किया था? अब ये उस समय के लिए है, बट हम थोड़ा सा ऑर्गन डोनेशन पे देखते हैं कि इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो आपको ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 से रेगुलेट होता है। जो इंडिया में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है लॉ, वो आपको 1994 से है। इसमें 2 तरह की होती है ऑर्गन। एक तो आप लिविंग डोनर होते हैं, क्या होते हैं? जो जिंदा हैं, ठीक है ना, लिविंग डोनर हैं। और दूसरा होते हैं जो डेथ कर गए हैं, है ना, डिजीज डोनर होते हैं। जो ऑर्गन देने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। अब इसमें क्या है, अगर जो इसमें रूल्स जो है, जो इंडियन सिटीजन होते हैं, समझिए, इंडियन सिटीजनशिप किसी फॉरेनर को ऑर्गन नहीं दे सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो जो है सो क्लोज रिलेटिव नहीं होती। आपके कोई रिलेटिव है US से चले गए, ठीक है ना, तो वो अगर क्लोज रिलेटिव्स होंगे तो उस केस में दे सकते हैं, अदरवाइज इंडियन सिटीजन जो है फॉरेनर को नहीं दे सकते हैं। और दिस इज़ द ऑर्गन डोनेशन जो है वो वॉलंटरी है। क्या है? वॉलंटरी है ना। एंड यू हैव टू फिल द कॉन्सेंट फॉर्म टू डोनेट योर ऑर्गन्स। आप जैसे मान लीजिए आपको अगर आपके मरने के बाद अगर आप दान करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फिल अ कॉन्सेंट फॉर्म कि हम जब डेथ कर जाएंगे, हमारी डेथ जब हो जाएगी तो हम जो है सो ऑर्गन को डोनेट करेंगे।
अब लिविंग जो डोनर होते हैं इंडिया में और डिजीज डोनर, इसमें कंडीशंस हैं। लिविंग डोनर अगर आप दे रहे हो तो कम से कम 18 साल के होने चाहिए, मतलब इससे कम वाले लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद फैमिली मेम्बर्स ओनली अलाउड, मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, वही हो सकते हैं, ठीक है ना। देन लिविंग डोनर में आप किडनी दे सकते हो, लीवर के कुछ पार्ट दे सकते हो, पैनक्रियाज दे सकते हो, है ना। ये दो तीन चीज़ें, कुछ चीज़ें दे सकते हो जिससे कि आप पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो। डेथ के बाद आप कोई भी ऑर्गन या टिश्यू दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेंट, अगर आपने साइन करके गए हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं साइन किए हैं तो जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होंगे वो आपको अगर कंसेंट देंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। सो यूनाइटेड किंगडम में विच नेशन, अगर उस समय की न्यूज़ की बात करें, भारतीय मूल प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया था यूनाइटेड किंगडम ने। हमारे यहाँ फॉरेनर सिटीजन को अलाउड नहीं है, तो यूनाइटेड किंगडम आप याद रख सकते हैं। बाकी ये सारी हम लोग याद रखेंगे कि ऑर्गन डोनेशन इंडिया में कैसे चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब देखिए, अब ये उस समय क्या था हम नहीं जानते हैं, अभी जो कुछ जो नए नए राष्ट्रपति हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हम याद रखेंगे करंट में। ताइवान के नए प्रेसिडेंट जो हुए हैं वो हुए हैं लाई चिंगते नए प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट आपको राष्ट्रपति पूछे जाते हैं, तो ये भी तो नए नए जितने भी 2024 में हुए हम लोग पढ़ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि रवांडा के नए राष्ट्रपति चूज किए गए हैं पॉल, पिछले क्लास में बताए थे, पॉल कागमे, है ना, ठीक है ना, चौथी बार चुने गए हैं, ठीक है। देन ईरान के प्रेसिडेंट ये जो है सो मसौद पेजेशिकियन, ये आपको हुए ईरान के प्रेसिडेंट। देन आपको मैक्सिको के प्रेसिडेंट नए बने हैं अभी, मैक्सिको के एक क्लाइमेट साइंटिस्ट एंड फॉर्मर मेयर हुआ करते थे, MS सिनबॉम, ठीक है ना। फर्स्ट विमेन याद रखना है, ये मैक्सिको की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो है सो ये बनी है सिनबॉम, ठीक है ना, ठीक है, MS सिनबॉम ये बनी है ना। और ये ज्यूइश पर्सन है, ठीक है। और एक आप याद रख सकते हैं मालदीव्स के, जो हमारे यहाँ विजिट वीक पे हैं, है ना। सो मालदीव्स के जो है वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, है ना। तो ये अभी हमारे इंडिया में भी आए हैं, इनकी अभी हालत बहुत ख़राब है, टूरिज्म सेक्टर नहीं चल रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो हम याद रखेंगे, ये ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑन 20 जुलाई 2018 विच नेशन एंडेड इमरजेंसी, 2 साल के बाद कौन सी नेशन ने 20 जुलाई 2018 को आपको ये इमरजेंसी को ख़त्म किया था। तो ये थी तुर्की, और ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया था। तो ये आपको अगर आप देखेंगे तो इसमें पोलियो के प्रकोप के कारण, तो ये तो उस समय जो है सो पापुआ न्यू गिनी था, बट अभी अगर हम बात करें तो एक मंकी पॉक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? मंकी पॉक्स। और 2023 में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको ये आउटब्रेक हुई थी, तो ये याद रखेंगे। एंड जो ये कंट्री याद रखेंगे। और मंकी पॉक्स जो होता है ये जूनोसिस है ना। और ये जनरली ये कहाँ पे होता है? वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में मेनली होता है, जूनोसिस होती है, जूनोसिस है, मतलब जो जानवर से इंसान में पहुंचता है। सो दिस इज़ द वायरल जूनोसिस। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे हम लोग कि कहाँ पे इसकी आउटब्रेक हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हरा के भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता। तो ये उस समय का न्यूज़ है। बट 2023 में भी, 2023 की अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में फाइनल खेली गई थी। फाइनल खेली गई थी और ये श्रीलंका और पाकिस्तान इसको होल्ड कर रही थी। और इंडिया अभी तक 8 बार जीता है और 3 बार रनर अप रहा है। 8 टाइम इंडिया जो है सो वॉन किया है इसको। इसमें 2023 में भी जीता है, 2018 में भी जीता था, 16 में भी जीता था, 2016 में भी जीता, 2018 में भी जीता, 2023 में। तो टोटल अगर अभी पूछे क्वेश्चन ये, उससे पहले 2010 में जीता था, ठीक है ना, 1995, 1991 ये सब पे जीता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 2023 में जो एशिया कप हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो है सो 8 बार इसमें जीता है और 3 बार रनर अप रहा है। 2023 में भी जीता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आंसर अगर
2018 में 7वीं बार रहा होगा, अभी 8वीं बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन पूछ रही है वो हम अभी के अनुसार से सेट करेंगे, है ना, अभी जो है उसके अनुसार से, तो ठीक, उससे आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि 18वें एशिया खेल 2018 जकार्ता में जो हुई थी, भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ जो जीता है इंडिया ने जो जीता है 2023 की जो एशियन गेम हुई थी उसमें चाइना सबसे टॉप पे था। कौन था? चाइना। 383 मेडल आपको टोटल मिले थे। इंडिया को 107 मेडल मिली थी। 28 गोल्ड थी, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रोंज और टोटल 107। तो ये हम याद रखेंगे क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछती है तो हम 2023 का याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है सो अगर आपसे पूछा जाए ये कि अब जो है सो 2026 में जो होगी, है ना, वो कहाँ पे होगी? 18 में हुई, 22 में हुई, और अगर 26 में बात करें तो 26 में कहाँ पे होगी? तो 26 में आपको ये आपको जापान में आइची प्रीफेक्चर है, वहाँ पे प्लान्ड है कि ये होगा। ठीक है, तो ये आप 2026 में कहाँ होगा? इससे पहले चाइना और जापान, ठीक है ना, तो ये हम लोग ये सब याद रखेंगे। इंडिया का 4th पोजीशन था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी दैट यूजेज बायोफ्यूल एज ATF इन अगस्त 2018। तो इंडिया का पहला फ्लाइट जो है जो बायोफ्यूल से चल रहा था वो देहरादून से दिल्ली चली थी। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और देहरादून से दिल्ली चली थी। और सबसे पहली कौन सी कंपनी थी जो आपको ये चलाई थी बायोफ्यूल पे? वो था स्पाइस जेट। ठीक है ना, और ये सब बाकी जो हमारी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, ये सब पहले ऑलरेडी फ्लाइट को बायोफ्यूल पे चला चुके हैं, पहले चला चुके हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग इंडिया में जो सबसे पहले हुआ है वो देहरादून से दिल्ली हुआ है, उस समय न्यूज़ में था। हम इसमें क्या याद रख सकते हैं कि बायोफ्यूल के बारे में कर सकते हैं कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन की बायोफ्यूल क्या है, सेकेंड जनरेशन की क्या है, थर्ड जनरेशन की क्या है, एंड फोर्थ जनरेशन की क्या है। सो फर्स्ट जनरेशन की जो आपको फूड क्रॉप्स वगैरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, मेज हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर केन होगा। एंड जो सेकेंड वाली होती है वो नॉन फूड क्रॉप से होता है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, है ना। थर्ड जो होती है एल्गी से होती है। ये इतना याद रखेंगे हम लोग, पहला फूड क्रॉप से, दूसरा नॉन फूड क्रॉप से, तीसरा एल्गी से, है ना। और ये आपको फोर्थ जो होगा वो बायोमास मटेरियल को कन्वर्ट करके ये होता है। ठीक है ना, तो ये 3-4 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, इससे हम इसको हम आप को, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन जून 2018 हाउ मच अमाउंट द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के लिए कितना पैसा दिया था? तो देखिए उस समय तो ये 6000 करोड़ रुपया है, बट हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हमको याद क्या रखना है कि अटल भूजल एम्बिशियस स्कीम वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया था। ठीक है, अटल भूजल योजना 2019 में लाया गया था और ये डेफिनेटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। और इनमें जो ग्राउंड वाटर जो है ना, जहाँ पे वाटर की कमी है जिस एरिया में, वहाँ पे ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए ये आपको अटल भूजल योजना लाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? जल शक्ति के लिए 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन 5 साल के लिए करनी थी। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ये दोनों 50% 50-50 दे रहे थे पैसा। टोटल स्कीम जो थी वो 6000 करोड़ की थी, 6000 करोड़ की थी। उसमें आपको 3000 करोड़ जो है सो इंडिया जो है सो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था और 3000 करोड़ जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इतना याद रखेंगे अटल भूजल योजना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? अभी कुछ दिन पहले IIT खड़गपुर ने ये स्टडी किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन का सबसे बड़ा कारण था कि सूखा बहुत दिन हो गया था। और वो सूखा जो है सो 900 साल तक सूखा रहा था, तो वो पूरा ख़त्म हो गया। इससे क्या हो गई? वाटर की स्कार्सिटी हो गई और मास माइग्रेशन होने लगा था। तो इट्स 900 ईयर्स के बाद, दैट्स ऑल्सो उस समय न्यूज़ था। आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सो बहुत बार जो फ्लड वगैरह आई थी उसके कारण हुई थी। और IIT खड़गपुर ने स्टडी किया है कि 900 साल तक सूखा पड़ने के कारण ड्रॉट लाइक फेज जो हुई थी, जिस कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, पूरी वाटर की स्कार्सिटी हो गई थी। फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट। देखिए अब ये फरवरी 2018 की, बट हमारे पास 2021 की रिपोर्ट है। ठीक है ना,
ये 17वीं रिपोर्ट है, हर 2 साल पे आती है, 2023 की भी आएगी, है ना। जब वो अगर आ जाएगी आपकी एग्जामिनेशन से पहले तो उसकी डेटा पढ़ेंगे। तो इंडिया में ये कौन निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम है इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो निकालती है रिपोर्ट, हर 2 साल पे निकालती है। और उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 24.62% है, सिर्फ फॉरेस्ट 21.71 है, और सिर्फ टी अगर बात करें तो 2.91% है। इतनी 3 इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, बाकी और जब क्वेश्चन आएंगे तो विल सी दैट, ठीक है। इंडिया की जितनी जोग्राफिकल एरिया है उसमें 24.62। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमने बनाया था उसमें हमने ये एम किया था कि 33% कम से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की? ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था कि सिक्किम गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट के साथ में जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए वो आपको ब्रदरहुड सिस्टरहुड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो उसको बोलते थे मितनी मिथ रिलेशनशिप। मितनी मिथ रिलेशनशिप का मतलब होता है ब्रदरहुड सिस्टरहुड रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसमें ये भी है कि जो उस केस में ट्री को ना मिथ या मी ट्री बोलेंगे, है ना, मी, है ना। तो वो हो गया मिथनी रिलेशनशिप हो गया ब्रदरहुड, और मिथ जो रिलेशनशिप होगा सिस्टरहुड हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे हम लोग। और कोई भी जो है एक ट्री को अडॉप्ट कर सकता है, क्लियर, ठीक है ना। और जो कोई अगर रिलेटिव चले जाते हैं तो उनके याद में ट्री को जो बोलेंगे उसको बोलते हैं स्मृति ट्री। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है, तो हम लोग ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, किस जिले को? गया बिहार, तूतीकोरिन तमिलनाडु, सतना महाराष्ट्र, मेरठ उत्तर प्रदेश, है ना। तो हम लोग उस समय का 18 का नहीं याद रखते हैं, 2022 का देख सकते हैं हम लोग। और जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है वो निकालती है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रूरल एरिया के लिए निकालता है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो है वो आपको अर्बन एरिया के लिए निकालता है। इसमें आपको टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो है भिवानी हरियाणा के हैं, है ना। देन फिर जगतियल तेलंगाना के है, और निजामाबाद तेलंगाना का है। टॉप 3 की अगर बात करें तो ये हम लोग याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। उस समय का याद नहीं रखना है। 2022 में जो आपको टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट था वो भिवानी हरियाणा, जगतियल तेलंगाना और निजामाबाद तेलंगाना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? तो ये डेफिनेटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को माना जाता है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर आपको सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक के लिए नहीं, सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मिलता है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपको कुछ पता है? जनधन योजना तो आपको पता ही होगा, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल को डैमेज से बचाने के लिए, जो कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिस कारण से बचाने के लिए हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। वहाँ पे आपको खरीफ फसल की कुछ प्रीमियम देनी पड़ती है। खरीफ के लिए 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%, और जितने भी कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर हैं उसमें 5% का प्रीमियम देना पड़ता है। और ये जो स्कीम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा ये क्या करते हैं, एडमिनिस्टर किया जाती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि 2%, 1.5% और 5%, इतना याद रखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नेचुरल कैलेमिटी से बचने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में इनमें से किस संस्थान ने देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, तो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है वो आप याद रख सकते हैं। तो वो है भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ोदरा, इंडियन नेशनल रेल अकेडमी बड़ोदरा गुजरात में, वो वहाँ पे पहला रेलवे यूनिवर्सिटी ओपन किया गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीमेक्स 2018 का संबंध पूछा जा रहा है।
तो जिमेक्स 2018 हम याद नहीं रखेंगे, 2024 जो है जिमेक्स जो है सो ये 8th एडिशन है, ठीक है। और ये डेफिनेटली जिमेक्स है जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरी टाइम एक्सरसाइज। सो जापान है ना, इंडिया है ना, मैरी टाइम एक्सरसाइज 2024, जो कहाँ पे होने वाला है वो भी याद रख लीजिए आप। योकोसुका कहाँ पे है, जापान में होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ याद रखेंगे कि जिमेक्स किसके किसके बीच में है, कौन सी मिलिट्री इसमें रहती है, तो जिमेक्स जापान और इंडिया के बीच में है, और मैरी टाइम एक्सरसाइज है, ठीक है ना, नौसेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास है। और ये कहीं 2024 में कहाँ पे हो रही है, तो ये याद रखेंगे योकोसुका जापान में ये हो रही है, ठीक है ना। तो इतना याद रखेंगे 2024 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य में किया गया था। ये क्वेश्चन को बीपीएससी ने हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे ये वायु लिखा था, ये वायु है जो कि WAYU है ना, तो क्वेश्चन गलत माना गया था। सो W ये जो होता है वो होता है वाइंड ऑगमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट है ना, एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए है ना, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह है वहाँ पे, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया था। ये बनाया था किसने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो नीरी, तो इन्होंने बनाया है, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और इनको कैपेसिटी है कि 500 स्क्वायर मीटर का आपको एरिया को प्योरीफाई एयर कर देगा, है ना। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है। जिस समय ये न्यूज़ में आया था उस समय सबसे पहला जो है सो ये सिस्टम सबसे पहले दिल्ली में लगाया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हम लोग वायु के बारे में थोड़ा सा देख लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं को शुभारंभ किया गया था। उन्होंने उस समय स्टार्ट किया था विकास समीक्षा यात्रा। क्या किया था, विकास समीक्षा यात्रा। और विकास समीक्षा यात्रा जो है सो वो आपको खगड़िया से स्टार्ट किया था, और उसी के तहत जो है सो विकास समीक्षा यात्रा, नॉट सर्वेक्षण, समीक्षा यात्रा के तहत उन्होंने इतने 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था। ये उस समय का न्यूज़ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब, तो राज्य का प्रथम स्टार्टअप हब कहाँ पे था, वो पटना में बनाया गया था। उस समय के सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस है ना, स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया था। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये हमें पता है ना। नील के धब्बे पुस्तक की अगर बात करें तो नील के धब्बे पुस्तक जो है वो लिखा था किसने, पुष्यमित्र ने। किसने लिखा है, पुष्यमित्र ने, ठीक है, पुष्यमित्र ने ये लिखा है। और जो चंपारण में 1917 में जो फार्मर्स को जो फोर्स किया जाता था इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो उस पर ये किताब लिखा गया है नील के धब्बे। और ये उस समय उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको ये किया था, क्या इनॉग्रेट, विमोचन किया था, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट किया था। तो ये हम इतना याद रखेंगे, नील के धब्बे किससे रिलेटेड है और किसने लिखे हैं, इतना इसमें हम लोग याद रख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है। तो ये जो है सो आपको इंडिया का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन जो है वो कहाँ बनाया गया है, ये क्वेश्चन बनता है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 12,000 HP है, 12,000 अश्व पावर, अश्व शक्ति है ना। अगला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय में नेशनल कन्वेंशन ऑफ स्वच्छाग्रही कहाँ पे किया था, मोतिहारी में संबोधित किया था। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिर्फ उस समय के रिलेटेड थे, तो वही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज के डेट में रिलेवेंस है, तो आज के डेट में जो रिलेवेंट है उसको मैंने आज के परिवेश में हमने क्वेश्चन को बदल दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन हैं जो उस समय के थे, तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये हमसे पूछा है कि इन विच
एयरपोर्ट एनडीएमए कंडक्टेड ए मॉक ड्रिल बेस्ड ऑन सीबीआरएन इमरजेंसी इन अप्रैल 2018 में कौन किया था, कहाँ पे किया था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट जो कि पटना एयरपोर्ट है, वहाँ पे इन्होंने एनडीएमए ने मॉक ड्रिल किया था उसमें कि इमरजेंसी में कैसे बचा जा सकता है। तो वो उस समय का न्यूज है। अगला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थिति। अभी जो है सो अगर 4G नेटवर्क में टॉप 10 में पटना टॉप पे रहा था, पटना का पहला स्थान हुआ करता है ना। 20 लार्जेस्ट सिटी में बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ 4G नेटवर्क में पटना उस समय टॉप पे था, तो वो भी उस समय का न्यूज़ था, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? किसने किया था? सुलभ इंटरनेशनल ने। और सबसे कम दाम पे जल उपलब्ध कराने के लिए किया था, वो किया था दरभंगा में। दरभंगा कहाँ पे है? बिहार में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो ये तो अभी पूछ सकते हैं कि बारे में कौन सा असत्य है, ठीक है। तो असत्य है, तो योजना का वार्षिक व्यय जो है सो इतना प्रस्तावित है, सो हम इस पे नहीं जाएंगे, ये उस समय का था। हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कन्या उत्थान योजना है क्या, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना क्या है। कन्या के जन्म पे 2000 रुपये देते हैं, ठीक है। कन्या के जन्म पे 2000, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और 1 वर्ष पूरा हुए, प्रथम जो 1 वर्ष का जब हो जाते हैं तो उसको 1000 रुपया और दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 नहीं, ये देना है कितना? 50,000 रुपया। तो इसीलिए गलत हमारा ये हो गया। इसमें आपको 3 विभाग हैं, 3 विभाग है इसको, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। तीनों विभाग द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें आपको आपकी प्रथम जो 2 कन्या होंगी उन कन्या संतानों को ही दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर दूसरी संतान जुड़वा होगा तो फिर तीनों को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? तो ये यहाँ पे, और ठीक है ना, तो जुड़वा अगर होगा तो होगा, और ये सिर्फ बिहार के निवासी को ही दिया जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मतलब डोमेस्टिक एग्रीकल्चर का और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस सबसे कहाँ से मिला है? क्या ये अंजिरा से मिला है, दमसदात से मिला है, किली गुल मोहम्मद से मिला है, या मेहरगढ़ से मिला है? तो ये है आपको मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन का, या आपको एग्रीकल्चर का कहाँ से मिला एविडेंस मिला है? वो मेहरगढ़ से मिला है। अंजीरा जो है, अंजीरा कहाँ पे है? नियोलिथिक साइट है, ये नवपाषाण युग का साइट है, नियोलिथिक साइट है। कहाँ पे है? गुजरात में, ये भी हम याद रखेंगे। दमसदत जो है सो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान वाली एरिया जो है हमारी, है ना, पीओके बलूचिस्तान में। और किली गुल मोहम्मद से जो है ये भी नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है, ये भी आपको बलूचिस्तान में है। तो ये थोड़ा सा हम याद रखेंगे, नाम सुना होना चाहिए, अंजीरा, दमसदात और किली गुल मोहम्मद, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? सबसे पहली बौद्ध संगति होती है, कहाँ पे होती है? यह आपको राजगीर में होती है। राजगीर में बौद्ध की कब होती है? 483 BC में आपको होती है पहली बुद्ध काउंसिल, है ना। और उस समय किंग कौन होता है वो याद रखेंगे, अजात शत्रु। कौन होते हैं? अजात शत्रु किंग होते हैं। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है ना। तो एक ये याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा याद रखेंगे कि दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में, सेकेंड जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, अराउंड आपको 100 साल के बाद 383 BC में हुआ था। और यहाँ पे जो राजा थे वो थे काल अशोका, क्या? काल अशोक थे। और इनके जो चेयरमैन थे उसका नाम है सबाकमी, क्या थे? सबाकमी। तीसरा जो होता है वो होती है पाटलिपुत्रा में, थर्ड जो होता है पाटलिपुत्रा में। और पाटलिपुत्रा में इस समय राजा कौन होते हैं? अशोक होते हैं। ये 250 BC के आसपास में होते हैं, अशोक होते हैं राजा। और चेयरमैन कौन होते हैं? मोगली पुत्र तिसा, है ना, मोगली पुत्र तिशा। तो ये होते हैं। और फोर्थ जो होता है वो 75 AD 72 AD के आसपास में होता है। और यहाँ पे जो कहाँ पे होता है? ये कुंडलबन
कुंडलबन कश्मीर में होता है और यहाँ पे राजा कौन होते हैं? कनिष्क। राजा इस समय कौन होते हैं? कनिष्क। और चेयरमैन कौन होते हैं? वाशुमित्र। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग काउंसिल में याद रखेंगे, ठीक है? तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रचलन किसने किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग जी थे, मेनांदर जी थे, विमाकदफिसेस थे या गौतमीपुर सातकर्णी थे? तो विमाकदफिसेस जो है, ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड क्वाइनेज इन इंडिया। और इन पहले तो सिल्वर और ये तो कॉपर तो था ही, इन्होंने सबसे पहले गोल्ड क्वाइन को आपको ये विमाकदफिसेस जो है सो सबसे पहले गोल्ड क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया था, है ना? सो कुषाण डायनेस्टी के देखिए इंडो ग्रीक जो रूलर है ना, उसको हम लोग इंडो ग्रीक में, बाकी जो अगर आप बात करें मेनेंदर जो है ना, देन मेनेंदर जो है और डेमेट्रियस है, एंटियोकस है, दे ऑल आर द इंडो ग्रीक रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है ना? उसको यवन भी बोलते थे हम लोग, है ना? ठीक है। और ग्रीक जो है सो, ग्रीक भी जो है सो आपको गोल्ड कॉइन इशू किए थे एंड उनके जो कॉइन होते थे वहाँ पे राजा के नाम के साथ उनकी छवि बनाई जाती थी। तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? किसने कहा था कि किसने ये एक्सप्लेन किया था कि अर्थ के रोटेशन के अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिस कारण से हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त होती है? क्या ये आर्यभट्ट जी ने कहा था, भास्कर ने कहा था, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर ने कहा था? सो आर्यभट्ट ने लिखा था सूर्य सिद्धांत। क्या लिखा था? सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में इन्होंने लिखा था कि अर्थ जो है सो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और इसके कारण जो है आपको सूर्योदय और सूर्यास्त होती है। तो आंसर हमारा आर्यभट्ट हो गया। भास्कर की बात करें तो ये आपको मैथमेटिशियन हुआ करते थे, मैथमेटिशियन, है ना? तो ये मैथमेटिशियन होते थे और इन्होंने सबसे पहले डेसिमल सिस्टम, है ना, डेसिमल सिस्टम का इन्होंने ही आविष्कार किया हुआ है। देन ब्रह्मगुप्त अगर बात करें तो ये भी फर्स्ट मैथमेटिशियन जो होता था वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला दिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला दिया था। और ब्राह्ममिहिर जो है वो एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे एंड इन्होंने पास्कल, टैंगल और मैजिक स्क्वायर पे वर्क किया था। थोड़ी बहुत चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन, वहाँ से आप देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? कौन ऐसा सुवर्ण भूमि का राजा हुआ करता था, रूलर हुआ करता था, जो नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया था? और देवपाल उस समय जो शासक थे उसको बोला था कि अपने एम्बेसडर को भेजा था देवपाल के पास में और कहा था कि भाई 5 गांव मुझे चाहिए इसके मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू होगा उससे उसका मेंटेनेंस होगा। तो ये कौन थे? धर्निंद्र थे, संग्राम धनंजय थे, बालपुत्र देव थे या चूड़ामणि वर्मन थे? तो ये बालपुत्र देव, है ना, बालपुत्र देव जो है सो नालंदा में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाए थे और देवपाल को अपने एम्बेसडर के थ्रू रिक्वेस्ट करवाए थे कि हमें इसको मेंटेनेंस के लिए, हम बना तो दिए, इसके मेंटेनेंस के लिए 5 गांव चाहिए मुझे, उसके रेवेन्यू से इसका मेंटेनेंस होगा, ठीक है ना? तो ये हम लोग याद रखेंगे, बालपुत्र देव, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किसने ये किताब लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी? किसने लिखी थी? क्या टेसियस जी ने लिखी थी, प्लिनी ने लिखी थी, टॉलमी ने लिखी थी या स्ट्रैबो ने लिखी थी? देखिए प्लिनी ने बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है द नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। और टेसियस जो है ना, वो एक डॉक्टर हुआ करते थे। क्या होते थे? डॉक्टर हुआ करते थे आर्टेक्सर्क्स के। और ये इन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्टेक्सर्क्स के कोर्ट में एंड दिस इज ही इज ऑल्सो अ रिटेन द हिस्ट्री ऑफ पर्सिया, ठीक है ना। और स्ट्रैबो जो होते हैं वो आपको ज्योग्राफी के लिए फेमस थे, ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफिकल के बारे में वो पीपल एंड प्लेसेस डिफरेंट रीजन का वर्ल्ड उस समय जो जाने जाते थे उसके बारे में, तो ये ज्योग्राफर थे। और टॉलमी जो हुआ करते थे ये आपको ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे और ज्योग्राफर भी थे, है ना। इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी जो सोलर सिस्टम का है उन्होंने दिया है। तो अगर बात करें कि द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये किसने लिखा है, तो आपको क्या होगा इसका आंसर? इसमें से न टेसियस है, न प्लिनी है, न टॉलमी है, न स्ट्रैबो है।
ठीक है, तो ये जो बुक लिखा है आप देख सकते हो, द पेरीप्लस ऑफ द एथेरियन सी, है ना, ट्रैवल एंड ट्रेड इन द इंडियन ओशियन बाय ए मर्चेंट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। तो ये आपको लिखा है इसने, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हमें कहाँ से पता चलता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था? तारीख़ हिंद से, तवाक़ित नसरी से, ताजुल मासिर से, तारीख़ मुबारक शाही से। ये कहाँ से पता चलता है? कुछ चीज़ें हम बात करते हैं तो ये हमको पता चलता है तवाक़ित नासरी से। ये बुक किसने लिखा है ये हमें ध्यान रखना है। एंड मिन्हा कौन थे लिखा था इसमें? मिन्हाज सिराज ने ये बुक लिखी है, ठीक है ना। ताजुल मसीर जो है वो आपने लिखा है हसन निजामी ने, हसन निजामी में याद रखेंगे हम लोग। और तारीख़ मुबारक शाही जो बुक लिखे हैं वो लिखे हैं अब्दुल्ला सरहिंदी ने। इनका नाम है यहान बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहिंदी, ठीक है ना। तो हम अब्दुल्ला सरहिंदी याद रख लेंगे, है ना, सरहिंदी, ठीक है ना। और तारीख़ हिंद बुक जो लिखा है वो लिखा है अल-बरूनी ने। किसने लिखा है? अल-बरूनी ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे तवाक़ित नासरी में पहला 50 साल जो मुस्लिम रूल का बंगाल में था उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग हिस्ट्री का बंगाल का जो है सो मेनली मिन्हाज सिराज ने ही लिखा है, ठीक है ना। और तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तवाक़ित नासरी, ठीक है। बाकी जो इन्होंने तो ताजुल मासिर थे, वो आप ताजुल मासिर जो बुक है उसमें आपको दिल्ली सल्तनत की बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, पर्सियन में लिखी हुई है। एंड उसमें सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की दूसरी युद्ध जो हुई थी वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब है सल्तनत पीरियड में जितनी भी हैं, बाकी आप डिटेल इसमें देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश जी थे, बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद। मतलब 50% आपको रेवेन्यू देनी है। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू, कि जितना आपका उपज होगा आधा दे देंगे। ये थे अलाउद्दीन खिलजी जी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सोहरावादी संप्रदाय से, सोहरावादी सिलसिला से थे। और कौन कौन होते हैं इसमें? चिश्ती होती है, चिश्ती सिलसिला, देन सोहरावादी तो होती ही है, देन आपको ये फिरदौसी भी होती है ना। तो अगर चिश्ती सिलसिला की बात करें इसमें कौन कौन है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सब जितने भी हैं वो चिश्ती सिलसिला के थे। और ये जो फाउंड किया था किसने किया था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ने, इसीलिए इसको चिश्ती ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। और इसमें और कौन कौन इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया आपको। निजामुद्दीन औलिया, है ना, देन आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दोनों फेमस हम याद रखेंगे। जो सोहरावादी सिलसिला है उसमें आपको ये किसने स्टार्ट किया था? शहाबुद्दीन सोहरावादी मकतूल, है ना, वो स्टार्ट किया था सोहरावादी सिलसिला को। फिर नक्शबंदी ऑर्डर है, देन कादरिया ऑर्डर है जो पंजाब में फेमस हुआ था। शेख अब्दुल कादिर जो है सो उसको फाउंड किया था, है ना। और वो लोग अकबर के सपोर्टर हुआ करते थे। तो बस इतने याद रखेंगे, बाकी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है सो इसमें दी हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये बहलूल लोदी थे, सिकंदर शाह थे, शेर शाह थे और इस्लाम शाह थे, ठीक है ना। तो इसको देखना है। तो ये आपको शेर शाह जो है, शेर शाह के बाद कौन आया था? जलाल खान, है ना। और उसकी जो टाइटल थी इस्लाम शाह सूरी, और इस्लाम शाह सूरी ने ही आपको टॉम बनाया था अपने फादर के नाम पे सासाराम में। एंड ये अपना आर्मी को 50, 200, 250 और 500 के टर्म में रखते थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसने ये कहा था? हु स्टेटेड दैट कि 5,000 टू 25,000 से लेकर 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे एक पैलेस को बनाने के लिए, 40 पिलर का पैलेस के लिए। कौन कहा था? मनुची ने कहा था, टवर्नियर ने कहा था, विलियम फिंच ने कहा था, अब्दुल हामिद लाहौरी ने कहा था। किसने कहा था? देखिए, अगर मनुकी की बात करें तो ये इटालियन ट्रैवलर थे, इटालियन ट्रैवलर थे,
ठीक है ना। और ये शाहजहाँ के समय में आए थे, इतना तो याद रखेंगे इसमें। ट्रेवेनियर की अगर बात करें तो ये फ्रांस के थे, फ्रेंच के थे, ठीक है ना। और ओके, मनुक्की जो है सो इटालियन ट्रैवलर थे, ये औरंगजेब के समय में आया था, सॉरी औरंगजेब के समय में। ट्रेवेनियर जो है सो वो आपको आए थे शाहजहाँ के समय में। अब्दुल हामिद लाहौरी जो था वो आपको ये भी शाहजहाँ के समय में आए थे, शाहजहाँ के समय में। सो और इन्होंने बुक लिखा है पादशाहनामा। पादशाहनामा किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब हम लोगों का विलियम फिंच है, ये आपको इन्होंने यही कहा था कि इलाहाबाद में 40 पिलर के एक पैलेस को बनाने के लिए 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम करके उसको बनाया था अकबर के समय में। तो ये विलियम फिंच जो थे इंग्लिश मर्चेंट हुआ करते थे, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के में। और ये पूरा आपको पूरा इंडिया घूमे थे एंड ही रोट दिस। सो विलियम फिंच शुड बी द आंसर। बाकी हम याद रखेंगे मनुक्की कहाँ के ट्रैवलर थे और किसके समय आया था, ट्रेवेनियर कहाँ के थे और किसके समय, और अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहाँ के समय में आए हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है पादशाहनामा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर नाम किसे कौन फेमस है? कश्मीर का अकबर, क्या सुल्तान शमसुद्दीन शाह हैं, क्या सुल्तान कुतुबुद्दीन है, सुल्तान सिकंदर है, या सुल्तान जैनुल आबिदीन है? सो जैनुल आबिदीन जो है 8वां सुल्तान कश्मीर के हुआ करते थे, है ना। और ये किस यहाँ पे तो इनको बोला जाता था अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि इन्होंने जजिया को हटाया था, जो हिंदू माइनॉरिटी थे कश्मीर में, है ना, तो वहाँ से जजिया टैक्स को हटाया गया था। और इसके बाद जैनुल आबिदीन के बाद आपको हाजी खान उनका बेटा आया था, जिसको जो हैदर खान की उपाधि ली थी, जिनको टाइटल मिला था हैदर खान, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था हाजी खान, और हाजी खान को ही हम क्या बोलते हैं, टाइटल उनको मिला था हैदर खान, ठीक है ना। और इसके बारे में कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? तो कलहन ने एक बुक लिखी है, कलहन ने बुक लिखी है, उसका नाम है राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, है ना। उसमें इस रीजन के बारे में लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ़ैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? सो फ़ैराजी आंदोलन जो है, फ़ैराजी मूवमेंट जो है, वो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट किया था 1818 में, ठीक है ना, ईस्ट बंगाल में, जो बांग्लादेश हो गया है। वहाँ पे क्या था कि जितने भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो मुस्लिम में हैं, उसको तरफ इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम टू रिमूव द अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस गोइंग अमॉन्ग द मुस्लिम्स, है ना। तो ये आपको इन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में क्या हुआ ना कि दूदू मियाँ के लीडरशिप में ये आपको रिवॉल्यूशनरी बन गया, है ना। और यहाँ पे ये इन्होंने मतलब खलीफा का पद बना दिया कि प्रोविंशियल लेवल पे एक खलीफा होगा, देन उनके डिप्यूटी होंगे हर लेवल पे। तो इस तरह से एक फोर्स बना लिया था इन्होंने, ठीक है ना। और जो हिंदू जो जमींदार होते थे उसके खिलाफ भी ये लोग लड़ते थे, है ना, ठीक है। और कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स के पे भी, है ना। और उन्होंने दूदू मियाँ ने कहा कि भाई रेंट नहीं पे करो उनके फॉलोअर्स को, है ना, अपना लॉ कोर्ट्स बना लिया, ठीक है ना। तो जब तक दूदू मियाँ रहे थे तब तक ये चला था, देन फिर बाद में ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो इन्होंने स्टार्ट किया था और रिवॉल्यूशनरी हो गई थी दूदू मियाँ के समय में। टाइम भी याद रखेंगे और क्या था वो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किताब है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा है? क्या आरसी दत्त जी ने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्र पाल जी ने और लाजपत राय ने? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया आपको पता होगा, इट्स रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? मतलब पूछ रहा है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आई थी? तो वो आई थी 1885 में, ठीक है ना। कि ज़मीन जो होगा, है ना, उस पर आपको ज़मींदार जो होंगे उनके राइट्स के बारे में और टेनेंट्स के क्या क्या ये होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, उस पर आपको 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट आई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 1756 में बिहार और बंगाल, बिहार जो है सो बंगाल का पार्ट होता, बंगाल में ही बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जो झारखंड, ये सब एरिया हुआ करता था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि 1803 में बिहार और बंगाल तो था ही साथ में, है ना। 1803 में उड़ीसा को भी ले लिया, जो अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा है, तो ये तीनों हो गया। अब इसके बाद जब
एक जगह इकट्ठा हो गया तो अब ये हटेंगे, है ना। सो 22 मार्च जिस दिन हम बिहार दिवस मनाते हैं 1912 को, क्या हुआ कि यहाँ से बंगाल को हटा लिया गया, ठीक है ना। सो बिहार एंड उड़ीसा एक जगह रह गया और वेस्ट बंगाल जो है सो बंगाल यहाँ से हट गया। फिर 1 अप्रैल, ये डेट सारे याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936 को ये भी आपको बिहार एंड उड़ीसा बन गया। और बिहार में फिर बिहार और जो अभी प्रेजेंट बिहार है झारखंड, ये 2000 ईस्वी में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1756 में बिहार जो है सो बंगाल के पार्ट हुआ करते थे। 1803 ईस्वी में उड़ीसा को ऑक्युपाई किया था ब्रिटिश राज ने और उड़ीसा को इसमें मिला दिया था, तो बिहार और बंगाल और उड़ीसा हुआ करते थे। 1912 में आपको बिहार और उड़ीसा को, बंगाल को अलग कर दिया गया बिहार और उड़ीसा से, और 1936 में बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो गया, और 2000 ईस्वी में बिहार जो अभी प्रेजेंट बिहार है उससे झारखंड जो है सो सेपरेट हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रण दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। लखनऊ सेशन कांग्रेस की हो रही थी 1916 में, वहाँ पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कन्विंस किया था कि आप चंपारण आइए, वहाँ पे जो इंडिगो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति को देखिए, ठीक है ना। तो वो राजकुमार शुक्ल जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया, किसने कहा था पूर्ण स्वराज के बारे में 1929 में। तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या वल्लभ भाई पटेल, या सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपको पूर्ण स्वराज की बात किए थे, और 26 जनवरी को इन्होंने बोला कि हम लोग आज से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ठीक है ना। और इन्होंने कांग्रेस की सेशन 1929 हुई थी, वहाँ पे इंडिपेंडेंस झंडा फहराया था, ठीक है ना। और वहीं पे एम बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ण स्वराज। इससे पहले पूर्ण स्वराज का एम नहीं था, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ है, ठीक है ना। सो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ है वो 1931 में, मैंने आपको बता दिया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, है ना, और बिहार खिलाफत सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, तो वो आपको 1934 में है। ये 1931 में बनाए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो 1931 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? गंगा शरण सिन्हा। कल मैंने आपको 1934 वाली पार्टी या 1931 वाली पार्टी के बारे में बताया था, सॉरी खिलाफत नहीं था, है ना। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा, ये सब मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनाए थे। हाँ, वो खिलाफत नहीं था। 1934 में जो हुआ था वो था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन द बिहार सोशलिस्ट पार्टी एंड बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाया गया था, जहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने अंजुमन इस्लामिया हॉल में बैठक की थी, है ना। और पहला अध्यक्ष थे आचार्य इसके नरेंद्र देव जी थे, ठीक है ना। तो ये सब याद रखेंगे, ये हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। फर्स्ट कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? क्या अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे, अब्दुल बारी थे, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट प्रीमियर थे वो थे आपको यूनुस जी थे, और जो पहला चीफ मिनिस्टर थे इंडियन स्टेट जो कांग्रेस को नेतृत्व, वो मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से मोहम्मद यूनुस थे। तो ये श्री कृष्ण सिंह जी जो थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे कांग्रेस से, और वो 1946 से आपको 61 तक, और इनको श्री बाबू भी बोला जाता है। तो ये इतना याद रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन करेंगे जो 64th BPSC में पूछे हुए हैं, ठीक है। जो करंट अफेयर्स वाली पोर्शन है जो अभी से रिलेट हो रहा है वो हम लोग कर लेंगे, और जो अभी से रिलेट नहीं हो रहा है उसको हम लोग अभी उसको हम लोग एक लाइन पढ़ करके एंड देन हम लोग उसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द कोटेशन ऑफ द डे, है ना। डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। सिर्फ विश करने से नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए, ये बन जाए। यू हैव टू वर्क फॉर दैट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द PDF, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस डेली मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो किसी PCS से पूछे होंगे। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।